आवर ब्रेन इज अंडर अटैक। हमारे दिमाग को कुछ छोटे इनविजिबल पार्टिकल्स अटैक कर रहे हैं, जिससे हमारा आईक्यू, हमारी मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटी कमजोर हो रही है। क्या आपको भी कभी ब्रेन फॉग जैसा महसूस होता है, या फिर स्लो थिंकिंग, या फिर ऐसा लगता है जैसे चीजें ठीक से याद ही नहीं रहती? इसके पीछे यही पार्टिकल्स हो सकते हैं, और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो सीरियस ब्रेन डैमेज तक ये कॉज कर सकते हैं। और नहीं, मैं एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये उससे भी कहीं ज्यादा पहुंचा हुआ साइलेंट किलर है। ये छोटे पार्टिकल्स हर जगह है, आपके कपड़ों में, आपके खानों में, पानी में, हवा में, फर्नीचर में, हर जगह। और ये हमारे खून के जरिए हमारे दिमाग, हार्ट, लिवर और अन्य ऑर्गन्स तक पहुंचकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स है माइक्रोप्लास्टिक्स, और लेटेस्ट रिसर्चेस के अनुसार आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान के दिमाग से एक पूरे क्रेडिट कार्ड जितनी मात्रा में प्लास्टिक्स मिल रहे हैं। इन इमेजेस को जरा ध्यान से देखना। ये एक रियल इंसानी दिमाग के सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स की जूम्ड इन तस्वीरें हैं। 25 माइक्रोमीटर्स, 5 और 2 माइक्रोमीटर जूम्ड इन। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, एक बाल की चौड़ाई 75 माइक्रोमीटर्स होती है। अब इन इमेजेस में आप ये शाइनी पार्ट्स को देख सकते हो। ये प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स माइक्रोप्लास्टिक्स है, मोर स्पेसिफिकली नैनो प्लास्टिक्स। देखना, इन्हें जब और जूम इन किया गया 200 नैनोमीटर्स के रेंज में, तो ये तस्वीर निकली। ये नुकीले, धार से दिखने वाले 200 नैनोमीटर से भी छोटे प्लास्टिक के टुकड़े नैनो प्लास्टिक्स हैं, जो हर एक इंसान के दिमाग के सेल्स में भरे हुए मिले। माइक्रोप्लास्टिक्स बेसिकली प्लास्टिक के वो टुकड़े हैं जिनका साइज 1 माइक्रोमीटर से 5000 माइक्रोमीटर तक का होता है। यूजुअली ये छोटे नमक या हल्दी के दाने जितने होते हैं, और नैनो प्लास्टिक्स का तो साइज इनसे भी 50 से 500 गुना छोटा, 1 से 1000 नैनोमीटर्स का होता है। यानी कि इवन कई वायरसेस से भी छोटा, जो यूजुअली 20 से 400 नैनोमीटर्स के होते हैं। और इसीलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करके आपके दिमाग में पहुंच जाते हैं। यह रिसर्च अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको में किया गया था, जिनमें साइंटिस्ट ने 1997 से अभी तक के मरे हुए लोगों के प्रिजर्व्ड ब्रेन, लिवर और किडनी सेल्स लिए, और उनमें कुछ पैटर्न्स को स्टडी किया, और माइंड ब्लोइंग इनसाइट्स मिले। फटाफट एक एक करके बताता हूं। नंबर 1, ये डेटा देखना, 1997 से अब तक सारे ऑर्गन्स में प्लास्टिक की मात्रा तेजी से बढ़ती हुई मिली। नंबर 2, जैसे आप देख सकते हो, प्लास्टिक के अंश हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा इकट्ठा होते हैं, और किसी भी ऑर्गन के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा। हमारा दिमाग प्लास्टिक एक्यूमुलेशन के लिए इसीलिए वल्नरेबल है क्योंकि दिमाग 60% फैट का बना हुआ होता है, और प्लास्टिक पार्टिकल्स फैट सोल्यूबल होते हैं। यानी हमारे डाइट में हम जो फैट्स कंज्यूम करते हैं, यही फैट मॉलिक्यूल्स इन्हें एक स्पंज की तरह इजीली अपने अंदर सोख कर ब्लड के जरिए ब्रेन तक पहुंचा देता है, जहां से इन्हें निकालना एक्सट्रीमली मुश्किल हो जाता है। अब दिमाग को डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं, उस पर भी मैं आगे बात करूंगा। सोल्यूशंस आपको पूरे ऑफर करूंगा, बट प्रॉब्लम को जड़ तक समझे बिना सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए कंटिन्यू करते हैं। नंबर 3, इसी रिसर्च में साइंटिस्ट ने एक और एक इंटरेस्टिंग चीज भी देखी कि जिन लोगों को ना भूलने की बीमारी थी, यानी कि डिमेंशिया, उनके ब्रेन सेल्स में यही माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स की मात्रा नॉर्मल दिमाग से 5 से 7 गुना ज्यादा मिली। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये शाइनी से पार्टिकल्स। और इस टेबल में भी देखना, डिमेंशिया पेशेंट्स के ब्रेन सेल्स में ऑन एन एवरेज 30,000 पार्टिकल्स पर ग्राम मिले, जबकि एवरेज इंसान के दिमाग में 5,000 पार्टिकल्स पर ग्राम मिले। नाउ दिस इज ह्यूज, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, 1.3 किलोग्राम्स का एक एवरेज इंसान का ब्रेन होता है, जिसमें अगर रफली 5,000 माइक्रोग्राम्स प्लास्टिक पर ग्राम मिल रहा है, तो इसका मतलब एक एवरेज इंसान के दिमाग में इन टोटल अराउंड 6.5 ग्राम्स प्लास्टिक मिल रहा है। यानी कि एक पूरे के पूरे क्रेडिट कार्ड जितना, या 3 फुल प्लास्टिक कैप्स, 1-2 ग्राम्स प्लस माइनस। अब इससे पहले कि आप इल्जाम लगाओ कि ये रिसर्च फेक है, मैं आपको बता दूं, ये एक प्रॉपर पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पेपर है, वेरीफाइड बाय अदर साइंटिस्ट, और ये टॉप साइंस जर्नल नेचर मेडिसिन में पब्लिश्ड है, जिसका लिंक बाय द वे एज ऑलवेज सारे रिसर्च डेटा के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के शॉकिंग रिसर्च को जरा देखना। सिर्फ 1 साल में न्यूबॉर्न बेबीज तक 1.7 करोड़ आईक्यू पॉइंट्स को लूज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनका दिमाग इन्हीं माइक्रोप्लास्टिक्स के वजह से ठीक से डेवलप ही नहीं हो पा रहा, जिससे 7 लाख करोड़ रुपीस वर्थ के प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट, ये पार्टिकल्स इंसानों को साइलेंटली डंब बना रहे हैं। बट ये तो सिर्फ शुरुआत है।
यही माइक्रोप्लास्टिक्स 54 लाख हार्ट डिजीजेस के केसेस से भी लिंक निकले और 1.6 लाख लोगों की समय से पहले मौत से भी एसोसिएटेड। इतना सारा ये प्लास्टिक हमारे दिमाग और हमारे ऑर्गन्स में आखिर जमा कहां से हो रहा है? वेल, हमारी रगों में दौड़ते खून से जहां तक ये प्लास्टिक्स 4 मेजर सोर्सेस से अंदर घुस रहे हैं: खाना, पानी, हवा और स्किन। और आप लिटरली शॉक हो जाओगे जानकर कि हमारी जिंदगी किस लेवल तक प्लास्टिक के ढेर तले दफन है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लास्टिक्स अंदर साइलेंटली क्या क्या तबाही मचा रहे हैं। इस इमेज को जरा देखना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ का डेटा है। अगर आपने उस हर एक माइक्रो या नैनो प्लास्टिक पार्टिकल जो आपने सांसों के जरिए इनहेल किया है को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया ना, तो एक साल में एक एवरेज इंसान 2 जिराफ की हाइट जितना प्लास्टिक बस अपने नाक से अंदर लेता है। अपनी पूरी जिंदगी भर में तो यही इंसान मिनिमम एक आईफिल टावर की लंबाई जितनी हाइट के पार्टिकल्स को इनहेल करता है और मैक्सिमम 1 किलोमीटर लंबे पहाड़ जितना। अब ये थोड़े हायर साइड वाले एस्टिमेट जरूर है, मगर हमारी हवा भरी पड़ी है प्लास्टिक छोड़ने वाले सोर्सेस से, जैसे पॉलिएस्टर और सिंथेटिक कपड़े जो हम रोज पहनते हैं, सोफाज, कारपेट्स, गैजेट्स, गाड़ियों के घूमते हुए टायर्स, प्लास्टिक बैग्स एंड अ लॉट मोर। इन सभी सोर्सेस से हम एटलीस्ट एवरीडे 300 प्लस प्लास्टिक के बड़े माइक्रोप्लास्टिक्स और लैक्स ऑफ नैनो प्लास्टिक्स को इनहेल करते हैं। प्लास्टिक के बोतल में पानी तो हर कोई पीता है, राइट? कोलंबिया यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक रिसर्च में 1 लीटर पानी के प्लास्टिक बोतल में ऑन एन एवरेज 2.4 लाख प्लास्टिक पार्टिकल्स मिले, जिसमें से एटलीस्ट 90% पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल्स थे। अब नैनो पार्टिकल्स इंजेक्शन का प्लास्टिक बॉटल्स बाय फार वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है, जिनके अकेले के जरिए हम 90,000 बड़े माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स को ईयरली कंज्यूम कर रहे हैं। और नैनो पार्टिकल्स तो लिटरली करोड़ों में होंगे, लेकिन हम तो सिर्फ पानी के ब्रांड पर जाते हैं और हमें लगता है कि टीडीएस सही है तो पानी प्योर है। अब इमेजिन करो, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स सब कुछ इन्हीं प्लास्टिक के ही बॉटल्स में पीते हैं। मैं खुद भी पिछले 3 सालों से सिर्फ बिस्लेरी का ही पानी पी रहा था और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो मुझे मेरी मेमोरी जेन्युइनली स्लो होती हुई फील भी हो रही थी। मैंने सोचा शायद एज या स्ट्रेस रिलेटेड होगा, बट जैसे ही 3 महीने पहले इसकी गंभीरता को समझकर मैं एक वाटर प्यूरिफायर और स्टील बॉटल पर शिफ्ट हुआ, मेरे ब्रेन की शार्पनेस वापस आने लगी। सो इसका डेफिनेटली कुछ तो लिंक था। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, नैनो प्लास्टिक्स को माइक्रो प्लास्टिक से बिल्कुल भी कम मत समझना। इनफैक्ट मोस्ट केसेस में ये ज्यादा टॉक्सिक साबित हुए हैं, क्योंकि ज्यादा छोटे होने की वजह से ये इजीली शरीर में दूसरे ऑर्गन्स के अंदर डीप घुसकर ज्यादा टॉक्सिसिटी को फैलाते हैं। और जहां माइक्रोप्लास्टिक्स के कुछ 100,000 पार्टिकल्स हम रोज कंज्यूम करते होंगे, इनके तो लिटरली लाखों रोज कंज्यूम करते हैं। फिर कंपनीज का भी स्कैम देखना, कमर्शियल ग्लास बॉटल्स भी सेफ नहीं है, क्योंकि इनमें तो प्लास्टिक बॉटल से भी एटलीस्ट 5 गुना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं। ये फ्रांस की सेफ्टी एजेंसी बोल रही है, जिन्होंने जस्ट अभी पिछले ही हफ्ते एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी कि ये बॉटल्स तो ग्लास के जरूर होते हैं, मगर उनके कैप में एक प्लास्टिक पॉलीमर बेस्ड कोटिंग या पेंट यूज होता है, जो स्टोरेज के वक्त स्क्रैच होकर प्लास्टिक रिलीज करता है। ये टेबल बताता है कौन से ड्रिंक्स अफेक्टेड है, और ये तो इन्होंने सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक्स का ही डेटा बताया, नैनो प्लास्टिक्स का नहीं, वरना नंबर हमेशा की तरह लैक्स में होते हैं। कंपनीज ना सिर्फ गिमिक्स के जरिए ही हमें बेवकूफ बना रही है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हम किस लेवल तक प्लास्टिक से घिरे हुए। इवन सीमिंगली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी चीजों में भी माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद है, और कंपनीज के यही स्कैम्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ब्रेन पावर को कम कर रहे हैं, तो अपने ब्रेन पावर और मेमोरी को बढ़ाने का एक रिसर्च बैक तरीका है एक नई लैंग्वेज को सीखना। बट एक नई लैंग्वेज सीख पाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को बहुत ही ईजी बना देता है डुओलिंगो। डुओलिंगो से आप हिंदी से कोई भी न्यू लैंग्वेज जैसे कि कोरियन, जापानीज या फ्रेंच सीख सकते हो। और रिसेंटली नए लैंग्वेज सीखने में मुझे भी काफी इंटरेस्ट आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं, एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट। आपको सिर्फ अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और डुओलिंगो आपके लिए बहुत सारे फन और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज रेडी कर देगा, जिसमें जैसे जैसे आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आपको हार्ट्स, स्ट्रीक्स और लीडर बोर्ड जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे टू मोटिवेट यू। अगर आपके पास डेली के सिर्फ 15 मिनट भी है तो वो भी काफी है यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए। डुओलिंगो आपको एक क्यूट रिमाइंडर मैसेज भी भेजता है, जो सारे फीचर्स की वजह से आप एक नई लैंग्वेज को बहुत ही जल्दी यहां पर सीख सकते हो। जैसे मैंने कोरियन के कुछ सेंटेंसेस सीख लिए, आन्योंग घासेयोंग शिवन्यून गौरव ठाकुर इमनिदा, which basically means hello, my name is Gaurav Thakur. Very cool ना? So definitely consider checking it out. Link is in the description. और अब वापस से लौट आते हैं हमारे मेन वीडियो पर। जैसे पेपर कप्स का कॉन्सेप्ट,
अगर आप पेपर कप्स में चाय पीते हो, जो आधे से ज्यादा इंडिया यूज करता है, ये पेपर के तो होते हैं, मगर सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए अंदर से इनमें प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर होती है, जो जैसे ही गर्म चाय के कांटेक्ट में आती है तुरंत माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज करती है। टी बैग्स तो नैनो प्लास्टिक से भरा जहर है। एक और एक गिमिक, हम सब चिप्स और नमकीन खाते हैं, हमें लगता है कि इनके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल होता है, दिखने में भी ऐसे ही लगता है, मगर ये मेटलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म्स होते हैं, जिनमें बस एक एक्सट्रीमली पतला सा एल्यूमिनियम फॉइल का लेयर होता है और बाकी का पूरा प्लास्टिक। और इसीलिए सिंगापुर के एक रिसर्च पेपर ने यह प्रूव किया कि पैकेज चिप्स और ऐसे ही प्रोडक्ट्स में 50 से 500 माइक्रोमीटर्स के साइज वाले ऑन एन एवरेज 120 पार्टिकल्स मिले सिर्फ एक पैकेट में। टेट्रा पैक का भी सेम ही हाल है, चाहे 6 लेयर हो या 7 लेयर। पैकेट वाले मिल्क्स, पैकेज ब्रेड्स, बिस्किट्स, प्रोसेस्ड मीट, कैंड फूड्स, ये हर जगह पर है। अब मुझे तो ना सबसे बड़ा झटका इस बात का लगा जब मैंने ये इटालियन रिसर्च पेपर पढ़ा। इसमें पहली बार खेत में उगाए जाने वाले 18 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सैंपल्स लिए गए और थरली एनालाइज किया गया और पता चला कि इनमें तक भारी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं। ये देखना, फ्रूट्स जैसे एप्पल्स और पेयर्स में हाईएस्ट क्वांटिटी में मिले और वेजिटेबल्स जैसे लेट्यूस में लोएस्ट। बट आखिर कैसे, और वो भी इतने स्ट्रिक्ट यूरोपियन यूनियन के इटली जैसे देश में। मैंने कहा था ना, प्लास्टिक हर जगह है। जिस जमीन में ये उगते हैं, जो पानी इनमें डाला जाता है, इनके शेड्स, इन सब में से निकलता प्लास्टिक इन प्लांट्स के जड़ चूस कर अपने जाइलम और फ्लोएम ब्लड वेसल्स के जरिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तक पहुंचा रहे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इंसान आखिर खाए क्या। स्किन क्रीम्स में तो ये लिटरली एज अ थिकनिंग एजेंट ही यूज हो रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम के 2019 के रिसर्च पेपर ने पाया 50 ml एंटी रिंकल क्रीम में 1.48 मिलियन प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए, यानी कि एक पूरे साल भर के नमक में जितने प्लास्टिक्स मिलते हैं उससे भी ज्यादा। 2017 की एक स्टडी ने बताया 60% फेस क्रीम्स और 83% सनस्क्रीन्स में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं, जिनमें से 1 माइक्रोमीटर से कम वाले नैनो प्लास्टिक्स ह्यूमन स्किन के जरिए पोटेंशियली अंदर जा सकते हैं, जिसे स्किन मॉडल्स में प्रूव भी किया गया। और एक बार ये हमारे शरीर में अंदर चले जाते हैं, ये हमारे खून के जरिए बॉडी में सर्कुलेट होने लगते हैं। 77 से 90% ब्लड डोनर्स के ब्लड में ये कंफर्म्ड माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं, जिस ब्लड के जरिए ही ये अलग अलग ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, टेस्टिकल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेन। अब आता है यहां पर एक बहुत बड़ा कैच। देखो, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि यूएसए के एफडीए ने 2024 में ही कहा कि हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है कि जिस मात्रा में ये माइक्रोप्लास्टिक्स अंदर जा रहे हैं ये हमारी हेल्थ को डैमेज भी करते होंगे। नोट, इन्होंने कहा हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है। अब ये इनफ एग्जैक्टली कितना है ये तो इन्होंने बड़े स्मार्टली हमें बताया नहीं, मगर मेरे हिसाब से जवाब है जब तक जनता इनफ इज इनफ ना कह दे, क्योंकि एफडीए प्लास्टिक्स के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पेनिट्रेशन को कैसे रुकने दे सकता है। द लॉबी इज जस्ट टू पावरफुल। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे ना, आपको कई सारे साइंटिफिक एविडेंसेस मिलेंगे कि ये वाकई में डैमेजेस क्रिएट कर रहा है। हम बड़े आसानी से बोल देते हैं कि ये प्लास्टिक्स बाहर के एनवायरनमेंट को खतरा है। सो क्या यही टॉक्सिक प्लास्टिक्स हमारे शरीर के अंदर जाकर अमृत बन जाते हैं? और जो इनमें 13,000 टाइप के केमिकल्स यूज होते हैं, जिनमें से 3,200 प्लेनली टॉक्सिक है। रियल खतरा बाहर नहीं बल्कि अंदर है। 2024 में ही न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने यह प्रूव किया विद एविडेंस कि वो हार्ट पेशेंट्स जिनके हार्ट ब्लॉकेजेस में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स की मात्रा ज्यादा पाई गई, उन्हें ट्रीटमेंट के बाद भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क 2.1 से 4.5 टाइम्स ज्यादा था, विच इज ह्यूज। और क्यों नहीं होगा? हमारे पास सेल्यूलर मैकेनिज्म के भी बहुत सारे एविडेंस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स सेल्स पर स्ट्रेस डालते हैं और इन्फ्लेमेशंस कॉज करते हैं। बेसिकली ये हार्ट के प्लैक में चिपक कर वहां पर 2 चीजें करते हैं। नंबर 1, उनका ऑक्सीडेशन और आरओएस डैमेज, और नंबर 2, वहां पर केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। इन दोनों एक्टिविटीज की वजह से हमारे सोल्जर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो इन्फ्लेमेशंस क्रिएट करते हैं, जिससे इन टर्न प्रोटीन्स और प्लैक के क्लॉट्स फॉर्म होने लगते हैं जो एग्जिस्टिंग प्लैक के साथ मिलकर ब्लॉकेजेस को वर्स बना देते हैं और हार्ट अटैक्स कॉज कर सकते हैं। आज अच्छे खासे जवान लोगों को हार्ट अटैक्स आने वाले केसेस कॉमन हो गए। जैसे शेफाली जरीवाला का ही केस ले लो जो रिसेंटली हुआ। डॉक्टर्स कई बार एग्जैक्ट वजह को पिन पॉइंट नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे साइलेंट फैक्टर्स का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है रिस्क फैक्टर्स को वर्स बनाने में।
बट सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे दिमागों पर, जहां पर ये हमारे किसी भी और ऑर्गन के मुकाबले 7 से 30 गुना ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहे हैं। दिमाग में बड़े माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं बल्कि 50 से 200 नैनोमीटर्स के नैनोप्लास्टिक्स जमा हो रहे हैं। देखो, हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स ना एक पतले से बैरियर से प्रोटेक्टेड होते हैं जो ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स के बीच में होता है, और ये बैरियर डेंजरस टॉक्सिन्स को न्यूरॉन्स में एंटर करने से रोकता है, वरना न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिगड़ जाएगी। बट ये नैनोप्लास्टिक्स इतने छोटे होते हैं कि हमारे इस ब्लड ब्रेन बैरियर को भी इजीली क्रॉस करके न्यूरॉन्स में न्यूरो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जो उन्हें फिजिकली डैमेज कर सकता है। अब ऑफ कोर्स इसे टेस्ट करने के लिए हम जिंदा इंसानों पर तो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इसीलिए साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट्स जिंदा चूहों के दिमागों पर किया और रिजल्ट्स अलार्मिंग है। चूहे जो पानी के जरिए माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स को पी रहे थे, उनमें मेमोरी लॉस और थिंकिंग डिक्लाइन जैसे सिम्टम्स बस 3 हफ्तों में दिखने लगे। 2025 के एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट ने जिंदा चूहों के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक्स को इंजेस्ट किया और ब्रेन परफॉर्मेंस को रियल टाइम में ट्रैक किया। उन्हें कुछ मेमोरी रिलेटेड टेस्ट को देकर इन चूहों ने मेजरेबली बुरा परफॉर्म किया, मगर अच्छी खबर यह थी कि इस प्लास्टिक के सिस्टम से क्लियर होने के बाद इनके दिमाग का फंक्शन नॉर्मल होने लगा, विच मीन्स प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट से इन्हें डिटॉक्सिफाई भी किया जा सकता है और ब्रेन पावर को वापस से लाया जा सकता है, विच इज अ ग्रेट न्यूज। और हम आगे बात करेंगे ये कैसे हो सकता है। बट सिर्फ मेमोरी ही इफेक्ट नहीं होती, बल्कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव हुआ इनका स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इनका मेज सॉल्व करने का इंटेलिजेंस, मोटर मूवमेंट्स यानी इनकी मूवमेंट की एबिलिटी भी इफेक्ट हुई। इनफैक्ट कईयों को तो डिप्रेशन होते हुए भी देखा गया, और डिमेंशिया का केस का कोरिलेशन तो हमने इंसानों में ही देख लिया था। और हमें मैकेनिज्म भी पता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से क्रॉनिक न्यूरो इन्फ्लेमेशंस कॉज करके न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। अच्छा, यही स्ट्रेस प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को भी एबनॉर्मल बना सकता है, जिसे प्रोटीन मिसफोल्डिंग कहते हैं, और ब्रेन डिसऑर्डर्स जैसे एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, स्किज़ोफ्रेनिया में यही तो होता है। इन्फ्लेमेशंस और प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से न्यूरॉन्स का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जो फिर इन टर्न न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन एटसेट्रा का भी डिसफंक्शन क्रिएट करता है, और पेशेंट में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अब डॉक्टर्स तो यहां पर मजे में दवा देकर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को मास्क कर लेते हैं, मगर डैमेज न्यूरॉन्स अनफॉर्चुनेटली वापस हील नहीं हो पाता जब तक स्ट्रेस के रूट कॉज को फिक्स नहीं किया जाए, जिनमें से एक कंट्रीब्यूटर यही नैनो प्लास्टिक्स हो सकते हैं। यार, जब क्रेडिट कार्ड जितने लेवल्स में दिमागों में से ये मिल रहे हैं, क्या ये कंसर्निंग नहीं है? सिर्फ क्लीन प्लास्टिक भी न्यूरो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ये तो ऑलरेडी माउस स्टडीज ने भी प्रूव कर लिया। बट यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की वार्निंग तो ये भी है कि अलग अलग किस्म के प्लास्टिक्स में यूज्ड 13,000 केमिकल्स में से 3,200 टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं, जिनमें कितने एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स यानी कि हार्मोनल इंबैलेंस कॉज करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। लिवर, किडनी, ओवरीज, स्टमक, इंटेस्टाइन्स में ये इन्फ्लेमेशंस और सेल डैमेज तो कॉज करते ही हैं, मगर नोट दिस, कैंसर का रिस्क भी बढ़ाते हैं और एग्जिस्टिंग कैंसरस ट्यूमर्स के ग्रोथ को भी फास्ट कर देते हैं। ये हमारे गट में गुड बैक्टीरिया को भी खत्म करके बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जो शरीर की बायोकेमिस्ट्री को बिगाड़ कर और ज्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई थिंक इनके डैमेज का प्राइमरी मैकेनिज्म आप अभी समझ चुके हो, और यह भी समझ चुके हो कि हमारी दुनिया लिटरली प्लास्टिक के ढेर तले दबी हुई है। Trillions of pieces of plastic are choking the very lifeblood of our earth. So इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? अब बात करते हैं सल्यूशन की। कैसे हम अपने बॉडी को इन माइक्रोप्लास्टिक से बचा सकते हैं और खुद को वो बेसिक हेल्थ दे सकते हैं जो आज इस जमाने में मिल पाना लिटरली एक प्रिविलेज ही बन चुका है। वेल, डोंट वरी फ्रेंड्स, गेट सेट फ्लाई साइंस मेरे बहुत ही पुराने व्यूअर्स को पता है, एक माइंडसेट है अपनी लाइफ में साइंटिफिक सोच को यूज करने का, उसे एम्पावर करने के लिए और साइंटिफिक सोच डेवलप करने के लिए आपके दिमाग में माइक्रोप्लास्टिक्स तो नहीं होना चाहिए। वेल, इसीलिए इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली काउंटर करने के लिए मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर बेस्ड है। आपके 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होंगे: 1 प्रिवेंशन,
नंबर 2 प्रोटेक्शन और नंबर 3 हीलिंग, जिससे आपका दिमाग पहले की तरह शार्प हो जाएगा और पहले से भी ज्यादा शार्प। सो स्टेप नंबर 1 है प्रिवेंशन। देखो, हम इंसानों का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा माइंडसेट ही है। पता है हमें कि हम गलत कर रहे हैं, मगर फिर भी चलता है वाला एटीट्यूड दुनिया कर रही है। मगर इसी कंफर्ट जोन को ना ग्रेजुअली पूरे कंफर्ट के साथ हमें बदलना होगा। 1 स्टेप एट अ टाइम हमें अपने बुरे चॉइसेस को बेहतर चॉइसेस से रिप्लेस करना होगा। ये मैंने एक पूरा लिस्ट बना दिया है कि कौन से काम हम यूजुअली डेली बेसिस पर करते हैं, किस क्वांटिटी में हम माइक्रोप्लास्टिक्स को अंदर ले रहे हैं इन कामों में, और उसके बेहतर रिप्लेसमेंट्स क्या हो सकते हैं, आप इस लिस्ट में देख सकते हो। अब एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी यहां पर यूज करना, 80-20 अप्रोच वाली स्ट्रैटेजी, यानी कि वो 20% बैड चॉइसेस जो 80% नुकसान क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। अब ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, राइट? आपको 100 चीजें नहीं करनी, आपको सिर्फ कुछ वो लिमिटेड चीजें करनी है। जैसे मेरे केस में, मैं प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीता था, मेरे घर पे एयर प्यूरिफायर नहीं था, मैं प्लास्टिक के कप में चाय पीता था, एटसेट्रा। इस तरह से जितना हो सके अपने लाइफस्टाइल चॉइसेस को रैशनलाइज करो। मैं खुद भी इस सफर में हूं, 1 स्टेप एट अ टाइम हेल्दियर चॉइसेस ले रहा हूं। कभी फिसल भी जाता हूं और फिर वापस से ट्रैक पर आने की पूरी कोशिश करता हूं। अच्छा, हवा में से ना माइक्रोप्लास्टिक्स इनहेलेशन को रोकने के लिए एक अच्छे एयर प्यूरिफायर में जरूर इन्वेस्ट करो, जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च 50 से 80% तक माइक्रोप्लास्टिक्स को ब्लॉक कर सकता है। और इंडिया में तो वैसे ही हाई AQI का प्रॉब्लम है ही, और ये 99.99% एयर पोल्यूशन वाले टॉक्सिन्स को भी ब्लॉक करते हैं। मैंने खुद खरीदने से पहले काफी एयर प्यूरिफायर्स पर रिसर्च किया था। सो अलग अलग बजट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अलॉन्ग विद कि मैं कौन सा वाला यूज करता हूं। अब स्टेप नंबर 2 है प्रोटेक्शन। देखो, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, माइक्रोप्लास्टिक्स को आप अंदर जाने से 100% तो नहीं रोक सकते। मे बी आप प्रिवेंशन से मैक्स 50 से 60% इन्हें रोक सकते हो। और इसीलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इनकी टॉक्सिसिटी से अपने ऑर्गन्स और बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अब याद है, हमने जितने भी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स देखे थे प्रूविंग कि ये ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी एटसेट्रा को कैसे डैमेज कर रहे हैं, इन सभी केसेस में रूट मैकेनिज्म क्या था? सिम्टम्स अनेक थे, बट जड़ एक ही था कि ये इन्फ्लेमेशंस कॉज करके ऑर्गन्स के सेल्स को डैमेज करते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन होता कैसे है? ध्यान से समझना, 2 मेजर तरीकों से। पहला तो जैसे ही बॉडी इन एलियन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, वो इन्हें थ्रेट समझकर हमारे सोल्जर सेल्स को अलार्म बजाकर एक्टिवेट कर देता है। इस अलार्म को हम साइटोकिन्स कहते हैं, जो बेसिकली प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे IL-6, TNF अल्फा एटसेट्रा। अब सोल्जर सेल्स यानी कि आपके मैक्रोफाजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स एटसेट्रा, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो असला बारूद लेकर इन पर टूट पड़ते हैं। ये असला बारूद है NADPH, जो इन माइक्रोप्लास्टिक्स को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है, इन्हें एलिमिनेट करने के लिए। बट बेचारों को क्या ही पता, पूरी दुनिया इस प्लास्टिक से छुटकारा नहीं पा रही। वो लगे रहते हैं, बमबारी करते रहते हैं और बहुत ज्यादा ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते रहते हैं, जो आसपास के हेल्दी सेल्स पर भी ऑक्सीडेशन का बॉम्ब फोड़ने लगते हैं। इससे ऑर्गन्स के सेल्स की दीवारों की ईंटें कमजोर हो जाती है, और अगर ये क्रॉनिकली होता गया तो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। सो बेसिकली हमें इसी ROS यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जो बॉम्ब्स की तरह हेल्दी सेल्स में जाकर फटते हैं, उन्हें रोकना होगा तबाही मचाने से। और यह काम कुछ स्पेसिफिक किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स कर सकते हैं, जो यही 2 मैकेनिज्म ROS और फॉरेन पार्टिकल इन्वेजन अलार्म को लेस ओवर रिएक्टिव बनाए। 2 एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स इस काम के लिए परफेक्ट है। कर्क्यूमिन 750 mg से 1.5 ग्राम पर डे, और NAC यानी N-एसिटाइलसिस्टीन 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम पर डे, जो ग्लूटाथायोन मास्टर ऑक्सीडेंट का ही एक प्रीकर्सर है। ये दोनों स्पेसिफिकली NF-κB यानी कि न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा पाथवे को कंट्रोल करके बॉडी में इन्फ्लेमेशंस को कम करते हैं। और इन्होंने कई स्टडीज में सेल्स में 40 से 60% तक इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करके भी बताया। कर्क्यूमिन आपको हल्दी में मिल जाता है, बट क्वांटिटी कम होती है और इसका एब्जॉर्प्शन एक्सट्रीमली वीक है, और सीधे सप्लीमेंट्स में से पाइपरीन के साथ दिया जाता है, जो एब्जॉर्प्शन को 10x कर देता है। अब दूसरे पावरफुल मगर स्लाइटली लेस इफेक्टिव फॉर दिस पर्पस वाले एंटीऑक्सीडेंट्स है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स 500 मिलीग्राम। उसमें EGCG होता है, जो एपिगैलोकैटेचिन है 500 मिलीग्राम। एस्टाज़ैंथिन डोसेज 4 मिलीग्राम टू 12 मिलीग्राम, और कोएंजाइम Q10 100 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम। मेरे हिसाब से ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, NAC और कर्क्यूमिन एक किलर कॉम्बो होगा, जो इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्शन के साथ फैट लॉस जैसे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे।
मैं पर्सनली भी इन्हें लेता हूं और आपको प्रॉपर लैब टेस्टेड ओरिजिनल सप्लीमेंट्स ही लेना चाहिए, जो मैंने काफी रिसर्च और वेरिफिकेशन करके ढूंढा था लेने से पहले, और जो काफी चीप भी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनके लिंक्स दे दूंगा अगर आपको लेना हो तो। अच्छा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन WHO के हिसाब से ना 70% गंभीर डिजीजेस का भी रूट कॉज है। क्या आपको पता था ये चीज? मैंने एक फुल डिटेल्ड वीडियो इस पर ऑलरेडी बनाया है, जो आई हाईली सजेस्ट। इसके बाद आप एक डीपर पर्सपेक्टिव के लिए आपको देखना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक्स, कैंसर्स, डायबिटीज जैसे सैकड़ों बीमारियों के पीछे यही साइलेंट कॉज है। और माइक्रोप्लास्टिक्स भी देखो, इसे ही तो ट्रिगर कर रहा है। अब बात करते हैं फाइनल स्टेप की, जो है हीलिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन तो हो गया, मगर व्हाट अबाउट जो माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे दिमाग और ऑर्गन्स में ऑलरेडी जमा है? क्रेडिट कार्ड लेवल्स इतने, रिमेंबर? इन्हें डिटॉक्सिफाई करके न्यूरॉन्स में से स्ट्रेस को कम करना होगा और हम अपनी खोई हुई ब्रेन पावर को वापस ला सकते हैं। और इसका नंबर 1 तरीका है बॉडी का एक मैजिकल हीलिंग बटन दबाना, जो है ऑटोफेजी। देखो हमारे घर में कैसा होता है, हम घर का सारा कचरा झाड़ू मार के एक कचरे के डिब्बे में रखकर कचरे वाले को दे देते हैं और घर साफ हो जाता है। उसी तरह हमारे बॉडी में भी हर एक सेल में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें सेल्स पूरे सेल के कचरे और टॉक्सिन्स को सीधा लेकर जाकर लाइसोसोम्स को दे देते हैं, जो सेल का ही एक पार्ट होता है, जो एक भट्टी है। इस भट्टी में सारा कचरा एक साथ जल जाता है और सेल पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता है। कई रैट एक्सपेरिमेंट्स ने बताया है कि इसी ऑटोफेजी का न्यूरॉन्स को डिटॉक्सिफाई और हेल्दी करने में मेजर रोल है, और ऑटोफेजी को ट्रिगर करना एक साइंस है। सो इस मैजिकल डिटॉक्सिफिकेशन के बटन ऑटोफेजी को हम कैसे ट्रिगर कर सकते हैं? बॉडी पर कंट्रोल्ड स्ट्रेस डालकर। कंट्रोल्ड इज द कीवर्ड, क्रॉनिक नहीं। ये कंट्रोल्ड स्ट्रेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? 3 मोस्ट पावरफुल साइंटिफिक तरीकों से। नंबर 1, फास्टिंग फॉर 12 to 18 आवर्स। 2016 के नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च के मुताबिक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका ऑटोफेजी क्रिएट करने का फास्टिंग है, क्योंकि बॉडी दिन भर के कांस्टेंट डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की वजह से क्लीन अप पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाती। अच्छा, अब कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स भी है जो बॉडी में एक फास्टिंग जैसा ही माहौल क्रिएट कर सकते हैं। सेम पाथवे AMPK यानी कि एम प्रोटीन किनेज पाथवे को ट्रिगर करके, और लकीली कर्क्यूमिन, NAC और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स उनमें से ही है। इसी डबल इफेक्ट की वजह से मैंने इन्हें सिलेक्ट किया था, बट इनके और भी 15 से 20 बेनिफिट्स अलग भी है। अच्छा, बर्बरीन, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट्स, अल्फा लिपोइक एसिड, ऐसे कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं जो सिमिलर इफेक्ट्स दिखाते हैं AMPK पाथवे को ट्रिगर करके ऑटोफेजी के डिटॉक्स को इनिशिएट करते हैं। और फाइनली 5 टाइम्स अ वीक एटलीस्ट आपको 30 से 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज भी सेम डिटॉक्स और हीलिंग पाथवेज को इफेक्टिवली टारगेट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। बट साथ में एक्सरसाइज 2 और पावरफुल केमिकल्स BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर और ऑस्टियोकैल्सिन भी प्रोड्यूस करता है, जो न्यू न्यूरॉन कनेक्शंस भी डेवलप करते हैं, विच इज गोइंग टू बी आवर हीलिंग का फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेप। ब्रेन को न्यू हेल्दी न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शंस डेवलप करने के लिए स्टिमुलेट करना, ताकि ब्रेन पोटेंशियली पहले से भी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल बन सके। वंस अगेन रेगुलर एक्सरसाइजिंग यहां पर क्रूशियल होगा। अब कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स यहां पर काफी प्रॉमिसिंग है और इन्हें डॉक्टर्स अक्सर ट्रॉमा या ब्रेन स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं उनके ब्रेन को हील करवाने में। इनमें न्यूरो रीजेनरेटिव पावर्स है, जैसे ब्रह्मी 500 मिलीग्राम, जिसे बकोपा मोनियरी भी कहते हैं, लायंस मेन मशरूम एक्सट्रैक्ट्स 1 ग्राम, रोडियोला रोजिया 500 मिलीग्राम्स, ऐसे कुछ पावरफुल सप्लीमेंट्स हैं। और मेडिसिन में एक पावरफुल ऑप्शन है सिटिकोलिन 500 मिलीग्राम्स करके, मगर ये इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन से ही अवेलेबल है। US और जापान जैसे देशों में ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। वंस अगेन सारे सप्लीमेंट्स के ट्रस्टेड सोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहां से मैं खुद परचेस करता हूं। आपको सप्लाई रिसर्च करने का कोई झंझट नहीं है, मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूं, जो कंपनी विथ लैब सर्टिफिकेट्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड। ये सप्लीमेंट्स मैं खुद यूज करता हूं, इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूं। ये मेरे अकाउंट के ऑर्डर्स है और ये मेरा स्टैक है, एंड सो फार आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड। मगर अगर आपको ना सप्लीमेंट्स नहीं लेना है या नहीं ले सकते हो, तो बाकी के बताए स्टेप्स को जरूर फॉलो करना। 100% साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है
और आपको जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में सरकार को आवाज लगाने वाली नौटंकी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सभी देशों की सरकार इस पर आंखें खोलकर सो रही है। हमें कहानी सुना दी जाती है कि प्लास्टिक वेस्ट हेवीली रिसाइकल होता है, पोल्यूशन नहीं फैल रहा है, मगर यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की 2022 की रिपोर्ट देखना, दुनिया भर में सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकल होता है। 12% को जला दिया जाता है, जो टॉक्सिक गैसेस बनकर हम इनहेल करते हैं, और बचा हुआ 79% प्लास्टिक गड्ढों में और समुद्रों में डाल दिया जाता है। 2040 से 2050 तक प्रेडिक्शन से कि समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक्स होगी। इस एरिया पर जरा नजर डालना, इसका साइज 2 पाकिस्तान के जितना विशाल है, मगर यह कोई जमीन नहीं बल्कि कचरे का एक ढेर है। जैसे ये द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। और सबसे कंसर्निंग बात तो यह है कि यह दुनिया का कोई इकलौता गार्बेज पैच नहीं है, बल्कि यह देखिए, दुनिया में एटलीस्ट ऐसे 5 मेजर गार्बेज पैचेस है। एंड गेस व्हाट, जितनी लापरवाही हमने प्रकृति के साथ की है ना, उस बोए हुए बीज का फल आज लिटरली हमें अपने फलों में मिल रहा है, अपने फसलों में मिल रहा है। और यह सिलसिला चलता रहेगा। आप और मैं इसे नहीं बदल सकते, मगर हम अपने बेहतर चॉइसेस और लाइफस्टाइल से अपनी हेल्थ और अपनी जिंदगी जरूर बदल सकते हैं। इट जस्ट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, वन स्टेप एट अ टाइम। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।